वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल बायोलॉजी विथ हरिकेश में। आइए आज हम पुनः आपके लिए लेके आए हैं 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आप देखेंगे कि आज ऐसे क्वेश्चंस को इसमें इन्वॉल्व किया गया, ऐसे क्वेश्चंस को चूज किया गया है जो बेसिकली वनडे एग्जाम्स में तो मोस्टली पूछे जाते हैं। आप टीजीटी पीजीटी के अलावा टेट सीटेट वगैरह में देखेंगे तो मोस्टली इस क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, केला में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पूछ रहा है कि बनाना में सबसे सफिशिएंट अमाउंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो बनाना आप केला खाए होंगे, ओबियसली खाए होंगे। तो केले में आपको गेस करना है कि सबसे ज़्यादा क्या है। ऑप्शन 1 है आपके सामने सोडियम, सेकंड है पोटेशियम, थर्ड है कैल्शियम और फोर्थ है ऑप्शन आयरन। सोडियम का सिंबल आप जानते हैं Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca++ और आयरन का तो Fe+ जानते हैं आपने। तो आपको गेस करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा बनाना में पाया जाता है। तो देखिए, गेस करिए कौन सा होगा। हाँ, वेरी गुड। देखिए ऑप्शन नंबर 2 पोटेशियम राइट आंसर है। पोटेशियम सबसे ज्यादा अमाउंट में केले में पाया जाता है। एक सिम्टम्स हम आपको बताएं, जब कभी एज फैक्टर को लेकर के आपकी एज नियर अबाउट 25 ईयर्स से एबव होती है तो कभी कभी हमारी बॉडी में पोटेशियम्स की कमी हो जाती है तो हमारे हाथ पैर क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, हिलने लगते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आए, नॉर्मली कोई डिजीज ना हो आपको, तो ऐसे कंडीशंस में जब हाथ पैर वाइब्रेट करें हल्का हल्का, ठंडी के कारण नहीं कि ठंडी के मौसम में हाथ पैर कांप रहे हैं तो इसका मतलब केला खा लें तो और ठंडे हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अब इसलिए क्या करना, आपको उस समय केला खा लेना है। और 2 से 3 दिन आप लगातार 2, 4, 6 की संख्या में अगर बनाना को खा लेते हैं आप, तो आपके अंदर जो कांपने या हिलने वाली प्रॉब्लम है उससे आपको निजात मिल जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या है, पोटेशियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा कि शुक्राणु में उपस्थित लाइटिक एंजाइम्स है। पूछ रहा है कि विच एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्पर्म्स। ह्यूमन स्पर्म्स की बात कर रहा है, तो ह्यूमन के स्पर्म में कौन सा लाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है लाइगेज, सेकंड है एस्ट्रोजिनेस, थर्ड है लाइपेज और फोर्थ है हाइलुरोनिडेज। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लाइगेज, एस्ट्रोजिनेज, लाइपेज, हाइलुरोनिडेज। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें देखिए लाइगेज होगा, नहीं होगा। लाइगेज को तो शायद ज्वाइनिंग एंजाइम्स कहते हैं, बाइंड अप करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स के 2 अलग अलग फ्रेगमेंट्स को, क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एस्ट्रोजिनेज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लाइपेज ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है, बट ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है ना। और लास्ट ऑप्शन आपका जो 4th है ये राइट आंसर होगा। हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स ऐसा एंजाइम्स है जो ह्यूमन स्पर्म में पाया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बताएं। जो मानव का शुक्राणु होता है ना, उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, हेड रीजन आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको आप कहते हैं एक्रोसोम। तो उसी में से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जो यहाँ पर जिसका जिक्र किया गया, पूछा गया। इसके साथ साथ एक एंजाइम्स और मिलता है, कहीं कहीं मिलेगा आपको एक्रोसिन। तो अगर एक्रोसिन भी मिलता है, इसके अलावा हाइलुरोनिडेज के अलावा अगर एक्रोसिन भी देखने को मिलता है तो दोनों राइट आंसर होंगे। ओके, और ये एंजाइम्स का काम क्या है, ये एंजाइम्स जब स्पर्म्स क्या करता है, ओवा से फ्यूज करता है तो एक एग सेल के अंदर जैसे ही इसको पहुंचना होता है तो ओवा की वाल को रैप्चर करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए इस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइटिक एंजाइम या लाइसिस एंजाइम, मतलब टू ब्रेक। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहे मानव शरीर का जासूसी अंग किसे कहते हैं। पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी का जासूसी अंग कौन सा है। तो देखिए नंबर 1 है प्लीहा,
जिसे आप इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, या इसी को आप तिल्ली भी कहते हैं। दूसरा है जिगर, जिसे आप लीवर भी बोलते हैं, और इसी को आप हेपेटिक भी बोलते हैं, या इसी लीवर को आप यकृत भी बोलते हैं। तो चाहे यकृत कहिए, चाहे लीवर कहिए, चाहे जिगर कहते नहीं है कि क्या आपके अंदर जिगर है। अच्छा, कभी कभी एक टर्मिनोलॉजी लोकल लैंग्वेज में और यूज की जाती है, पूछा जाता है क्या आपके अंदर कलेजा है। कलेजा खाते भी होंगे जो लोग अब जानते हैं मांसाहारी जो होते हैं, या ओमनिवोरस कह लीजिए जो सर्वाहारी होते हैं, वो सब गोट्स वगैरह के क्या करते हैं, कलेजे को खाते हैं ना। तो जो खाया जाता है कलेजी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, बेसिकली लीवर है। तो उसी का दूसरा नाम यहाँ पूछ लिया, जिगर। नेक्स्ट है फेफड़ा या लंग्स, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है अग्न्याशय, या इसी को कहते हैं पैनक्रियास। तो देखिए प्लीहा या स्प्लीन होगा, जासूसी अंग नहीं होगा। अच्छा, स्प्लीन नहीं होगा, चलिए कट हो गया। दूसरा जिगर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। इसी जिगर को लीवर कहते हैं, लीवर को आप यकृत कहते हैं, इसी को हेपेटिक बोलते हैं, इसी को कलेजा बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा जासूसी अंग। थोड़ा सा हम बताएं आपको, जो प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, इसको बेसिकली ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमन का ब्लड बैंक बोला जाता है इसी को। ये कहाँ पाई जाती है, लोकेशन की बात करेंगे तो जस्ट बिलो द स्टमक एंड अबव द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज और स्टमक के बीच में ये पाई जाती है। आरबीसी की कब्र भी इसी को बोलते हैं। एनीवे, दूसरा ये जिगर के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे आप, तो जिगर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और लीवर की जो स्टडी होती है, द स्टडी अबाउट लीवर जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप, हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी, मतलब जिसमें लीवर या यकृत की स्टडी की जाती है। ओके, हाँ, एक विशेषता और लीवर की काफी इंपॉर्टेंट आपको मिलेगी कि लीवर में रीजनरेशन की गजब की कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन बोले तो पुनरुद्भवन, अर्थात अगर लीवर का मैक्सिमम पार्ट 70% पार्ट भी अगर इसका डैमेज हो जाता है, फिर भी धीरे धीरे रिकवरी कर लेता है। अच्छा, लंग्स को, इसको तो आप जानते हैं कि इसका रिलेशन किससे, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड गैसियस एक्सचेंजेस में मदद करता है। अग्न्याशय पैनक्रियाज, इसको आप कहते हैं मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथ कहते हैं, अर्थात ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन, एंडो और एक्सो दोनों नेचर की होती है। एक तो हार्मोन्स निकालती, दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालती है, इसलिए इसको हम आप मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे तो इस पैनक्रियाज के 2-4 और साइलेंट फीचर हैं। जैसे आप सुने होंगे अल्फा बीटा गामा की जो सेल्स होती हैं, या लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो किस में पाई जाती हैं, पैनक्रियाज में पाई जाती है। और पैनक्रियाज के का जो डायग्राम होता है, इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है, ये कुछ लीफ लाइफ होता है। ओके, और इसका तो लंग्स का तो देखे हैं, प्लीहा भी जानते हैं। और जिगर के बारे में बात करें तो परशुराम भगवान को जानते हैं ना, उनकी गणासी, परशुराम की गणासी देखे आप, देखे होंगे। परशुराम की गणासी ऐसे होती ना, गणासी ऐसे, तो गणासी फावड़े के आकार का होता है। ये कौन, जिगर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, खुशी का फल या हैप्पी फ्रूट्स, जिससे आपको खुशी मिले, एंजॉय मिले, ऐसा फल किसे कहते हैं, खुशी का फल किसे कहते हैं, हंसी का फल नहीं, खुशी का, खुशी मिलती है। तो देखिए पहला क्या है, नारियल, कोकोनट, सेब, एप्पल, केला, बनाना, ग्रेप्स, अंगूर। 4 ऑप्शन आपके सामने है डिस्प्ले पे। देखिए, नारियल बोल रहा है, नारियल को खाने से खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि ऐसा फल जिसको आप हैप्पी फ्रूट्स कहते हैं। नारियल में टाइमिंग लगेगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा लगे, फोड़ेंगे खाएंगे। नौजवान तो खा सकते, बुढ़े के बस की बात तो है नहीं, बिकॉज अब उनके पास दांत नहीं होते, और जब दांत नहीं होते हैं तो इसका आनंद नहीं ले पाएंगे, इसके पानी का आनंद ले सकते हैं। सेब, सेब देखिए ये भी यंग खा सकते हैं, छोटे बच्चे खा सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज में जाएंगे तो वो लोग भी इसका लाभ नहीं ले पाते। केले को देखिए, केला चाहे बूढ़ हो चाहे जवान हो, हर कोई खाएगा कि नहीं, दांत नहीं फिर भी मसूड़े से मसक देगा और खा लेगा। इसीलिए केले को क्या कहा जाता है, हैप्पी
फ्रूट्स कहा जाता है। और केले से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम आपको बताते चलें। जो आपका बनाना होता है ना, ये सर्वाधिक एनर्जी देने का काम करता है। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स आपने देखे होंगे, अगर क्विक एनर्जी लेनी है, खाने के बाद तुरंत एनर्जी लेनी है, तो आप बनाने का प्रयोग करिए, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी। और ग्रेप्स, अंगूर तो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध है। कह रहा है कि ग्रीन हाउस का रिलेशन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का रिलेशन किससे है। तो अब देखिए, एक आउटलाइन में आपको बताऊं, जो ग्रीन हाउस होता ना, इसको आप वैश्विक तापन भी बोलते हैं, इसी को आप ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, या इसी को पृथ्वी का उष्मायन भी कहते हैं। जब एटमॉस्फेयर का तो ठीक है, बट जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसी को हम आप क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं ना। अब पूछ रहा है ऑप्शन में ग्रीन हाउस प्रभाव का रिलेशन किससे है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है, अनाज के उत्पादन से। जब आप अनाज पैदा करते हैं, जब आप खेती करते हैं, तो क्या उस समय जो प्रोडक्टिविटी होती है उससे गर्मी बढ़ती है? ऐसा नहीं है ना। दूसरा, यूवी किरणों को रोकने से, अल्ट्रा वायलेट किरण कराकर पराबैंगनी किरणों को रोकने से इसका संबंध है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यूवी किरणें होती हैं ये मानव शरीर के साथ इस पृथ्वी पर उपस्थित, इस बायोम्स में उपस्थित सभी इंडिविजुअल, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक होती हैं। अब सपोज करिए इनको रोकने का काम कौन करता है, तो ओजोन लेयर करती। कौन करता है? ओजोन लेयर करती, जो कहां पाई जाती, हमारे समताप मंडल में पाई जाती। आप जानते हैं ना, मंडल को हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से 5 भागों में बांटा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर्स, मेसोस्फीयर्स, आयनोस्फीयर्स, एक्सोस्फीयर्स में डिवाइड किया। तो जो हमारा समताप मंडल है उसमें पाई जाती ओजोन लेयर, और इस ओजोन लेयर को हम प्राण रक्षक, प्राण रक्षक कह लीजिए, या धरती का कवच कह लीजिए। ये सूर्य से आने वाली इन घातक किरणों से क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है। अगर गलती से कभी इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है किसकी, ओजोन परत की, ओजोन परत की मोटाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत को किस में मापते हैं, तो डॉप्सन, इसकी जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं आप, डॉप्सन बोलते हैं। तो डॉप्सन एक यूनिट है जिसमें ओजोन परत की मोटाई को क्या किया जाता है, मापा जाता है। ओके, ये पाई जाती किस मंडल में, समताप मंडल में। तो रोकने का काम करती किससे, यूवी किरणों को, जो कि अत्यंत हानिकारक हैं, हमारी बॉडी पे पड़ जाएंगी तो सेल डैमेज हो जाएगी, पैरालाइसिस हो जाएंगे, स्किन डिजीज हो जाएगी, प्लांट्स वगैरह पे पड़ेगी तो उनकी लीव्स जो है तुरंत डैमेज हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डेड कर जाएंगी, उनकी फिजियोलॉजिकल या यूं कह लें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इफेक्टेड हो जाती है। और तीसरा कह रहा है कि पृथ्वी के शीतलन से, पृथ्वी के शीतलन से, शीतलन मतलब होता है ठंडेपन से, तो क्या ग्रीन हाउस प्रभाव ठंडेपन को इंडिकेट करता? बिल्कुल नहीं करता। यहाँ कोई रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर का कोई रिलेशन नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर। और ये क्या कह रहा है, पृथ्वी के गर्म होने से, अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही, आप कहें ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आज देख रहे हैं कितने तरह के प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, अलग अलग तरह के सम्मेलन हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है कि नहीं। अगर पूछे ओजोन की क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो आप क्या कहेंगे उसमें, आप बोलेंगे कि ओजोन की क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। अब पूछ लेता कभी कभी इसका स्रोत कहां से है, तो जो आप अपने लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आनंदमय जिंदगी जी रहे हैं, गर्मी के मौसम में आप कूलर चलाते हैं, फ्रीजर, AC, वॉशिंग मशीन आदि इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, तो इनसे जो सबसे खतरनाक, घातक, हार्मफुल रेज निकलती है, गैस निकलती, वो कौन सी होती है, उसी को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सब हानिकारक गैसें हैं जो क्या करती हैं,
हमारे ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। अभी आप देखिए लॉकडाउन लगा था, 2-2 महीने तक लॉकडाउन था, तो WHO ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया और बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मापन है, जो इसका प्रभाव है, ये क्या बोलते हैं इसे, लॉकडाउन की वजह से जो कोविड आया था उसकी वजह से बहुत कम हुआ है। इसका रीजन क्या रहा है कि हम आप अपने वाहनों से ट्रांसपोर्टेशन को बहुत कम किए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह सब बंद थे, तो इनसे निकलने वाली बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस है उसका मैक्सिमम जो उत्सर्जन था कम हो गया, मिनिमम उत्सर्जन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन बहुत कम हुआ, ग्लोबल वार्मिंग कम हुआ। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।